करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कि जो संधारित्र होता है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है और किस तरह स्टोर होती है और किस जगह पर स्टोर होती है। तो भैया सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी स्टोर होती है, ये यहाँ पे हमारा गिवन है, अभी हम इसे पढ़ेंगे। पहले अब पढ़ लेते हैं कि किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो भैया जो हमारी एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, वैद्युत क्षेत्र के फॉर्म में स्टोर होती है, और वो संधारित्र अगर ये प्लेट और ये प्लेट है तो इसके बीच में जो जगह होती है वहां पर स्टोर होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में यहां पर स्टोर होती है। अब कितनी एनर्जी स्टोर होती है इस बारे में बात करने के लिए हम इसका प्रूवमेंट पूरा देख लेते हैं। तो हम मानेंगे कि हमारा संधारित्र एक रखा हुआ है जिसको चार्ज किया जा रहा है, जिससे एक प्लेट पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू आवेश आ गया है, और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में है, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हमारा सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर जो है इस संधारित्र की वजह से वैद्युत क्षेत्र जो कितना हमारा उत्पन्न हो गया है प्लस क्यू है आवेश, और सिग्मा हमारा क्या होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका कितना है हमारा प्लेट का ए और एप्सिलॉन नॉट ये हमारा आ गया। अब हमें पता ही है कि v हमारा इक्वल टू क्या होता था e इंटू डिस्टेंस, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, तो वो हमने निकाल लिया। v नॉट हमारा है, माना है हमने कि इन दोनों के बीच विभवांतर v नॉट है, तो v नॉट बराबर हमारा क्या आ जाएगा जो वैद्युत क्षेत्र है और जो है उनके बीच की दूरी है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र पता था, उसमें हमने d से गुणा करा दिया। अब हमें पता है कि विभव बराबर क्या होता है, विभवांतर का मतलब होता है कि किसी एकांक आवेश को उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़े एकांक आवेश के लिए। अब हम यहां मान लेते हैं कि माइनस क्यू प्लेट से एक आवेश डी क्यू छोटा सा यहां हम प्लस क्यू तक लाते हैं, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, तो हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कहलाएगा। अच्छा भैया इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, स्थितिज ऊर्जा यानी कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कहलाएगा। ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हमारा क्या हो जाएगा v, यानी कि एकांक आवेश के लिए, और एकांक आवेश नहीं है ना हमारा कितना है dq, तो dq से हम गुणा करा देंगे भैया। एकांक आवेश के लिए v, तो 2 के लिए 2 से गुणा, 3 के लिए 3 से गुणा, dq है तो dq से गुणा करा दिया। अब हम क्या मान रहे हैं, देखिए माने छोटे आवेश के लिए माना कि हमें करना पड़ेगा तो इतनी ऊर्जा में वृद्धि होगी। हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आवेश लेके अगर इधर आ जाओ तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे dq को इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से लेके जितना आवेश है माइनस क्यू हम मान लेते हैं क्यू, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें दिशा से मतलब नहीं है। हमने आपको पहले बताया कि आवेश जो प्लस क्यू माइनस क्यू होता है उसमें सिर्फ दिशा की बात होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया है u इक्वल टू, अच्छा हमने v का वैल्यू यहाँ पे रख दिया है v नॉट का, जो कि हमारे पास क्या था q d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने क्या किया भैया, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है dq का, तो q जो है वो भी चल रहा है उसके साथ। भैया जब dq आवेश ले आओगे तो q में से dq घट जाएगा, फिर dq लाओगे फिर q घटेगा, यानी कि वो भी बदल रहा है, और हमें पता है जो बदलता है उसी का इंटीग्रेशन हम करते हैं। दूरी बदलेगी नहीं, क्षेत्रफल बदलेगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट बदलेगा नहीं। तो ये q हमने ले लिया और dq हमने ले लिया अंदर, q की बदल रहा है तो उसको हमने अंदर ले लिया, और उसी का तो इंटीग्रेशन हो रहा है q का ही। अब 0 से q तक उसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि कितना आवेश है, पहले 0 से हमने स्टार्ट किया और कितना आवेश लेके गए q, यानी कि पहले कोई आवेश नहीं ले गए, उसके बाद फिर dq करते हुए कितना आवेश टोटल लेके चले गए, q आवेश लेके चले गए। अब भैया इंटीग्रेशन में क्या होगा, q का जब इंटीग्रेशन हो जाएगा q dq का, तो आपको इंटीग्रेशन में पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू होता है x स्क्वायर बाई 2, तो q dq है तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, और ये ऊपर वाली को अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट कहते हैं। तो अपर लिमिट ऊपर, नीचे लोअर लिमिट, और हमने पहले बताया कि पहले अपर लिमिट को रखते हैं और माइनस करके फिर लोअर लिमिट को रखते हैं। अच्छा लोअर लिमिट रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ अपर लिमिट को हम रखेंगे, आएगा कितना q स्क्वायर बाई 2, उसका इसमें गुणा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इतना हो गया भैया। एक बार अब आप मुझे बताइए, कैपेसिटेंस हमने पहले पढ़ा था और हमने इसका कोई समांतर पट्टिका वाला जो हमारा कैपेसिटर था उसका हमने कैपेसिटेंस कितना निकाला था, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। तो आप यहाँ पे देखो कि एप्सिलॉन नॉट a बाई d का उल्टा दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई d इक्वल टू कितना होता है, c, तो d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट a की उलट दिया है, तो ये भी तो उलट जाएगा, तो c है तो 1 अपॉन c हो जाएगा। तो 1/2 को आगे ले लेते हैं और q स्क्वायर और बटा c
C लिख देंगे, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहां से हमें क्या दिया है, Q बराबर CV, ये होता ही होता है। तो यहाँ पे Q भैया स्मॉल q है और V की जगह V नॉट होगा, तो Q की जगह आप क्या रख दें, CV नॉट रख दें। तो Q स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर। अब नीचे एक C है वो कट गया, तो क्या बच गया, हाफ इंटू C इंटू V नॉट स्क्वायर। अब एक बार फिर से हम C की जगह क्या रख सकते हैं, Q बटा V रख सकते हैं कि नहीं। तो C की जगह अगर Q बटा V रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V नॉट। अब देखिए V नॉट नीचे है और ऊपर V नॉट स्क्वायर है, तो एक V नॉट कट जाएगा, एक V नॉट बच गया, अब Q हमारा बच गया। ये हमारा आगे की इतनी ऊर्जा हमारी बच रही है, इतनी ऊर्जा इसमें हमारी संचित है। कब, जब Q आवेश हमने इस पर दिया हुआ है। अच्छा एक बात आप जानेंगे कि संधारित्र जो होता है वो कभी भी पूरा चार्ज नहीं होता और ना ही कभी पूरा खाली होता है। इतनी बात हो गई कि इसमें कितनी ऊर्जा होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि एकांक आयतन में, क्योंकि भैया इसके बीच में ही तो हमारी ऊर्जा संचित हो रही है, और अगर इसी में एनर्जी स्टोर है बीच में, तो ये तो आयतन बन गया ना, क्योंकि बीच किनारे किनारे दो प्लेट लगा हुआ है, तो ये डब्बे की तरह बन गया हमारा। ऐसा हमारा प्लेट है और ऐसा हमने डब्बा बना लिया, तो ये बीच में आयतन है, इसी में है हमारी ऊर्जा। तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, इसके लिए क्या करेंगे भैया, टोटल ऊर्जा और बटा आयतन। तो आयतन हमारा कितना है, देखो एक ये क्षेत्रफल हो गया A और एक नीचे वाली लेंथ हो गई D, तो इन दोनों का गुणा करा देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा, क्योंकि भैया आयतन होता है किसी भी क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। तो हमारा ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, सॉरी ये वाला ब्रेथ हो गया और ये वाला हाइट हो गया हमारा। तो ब्रेथ और हाइट का हमने मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिया हुआ है, तो ब्रेथ हाइट हो गया मल्टीप्लाई। अब L का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा LBH हो जाएगा, यानी कि आयतन हमारा A इंटू डी आएगा। अब यहाँ पे हमने एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे हमने निकाला है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो U बटा AD हो गया, AD से हम डिवाइड करेंगे। अब U की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला हम रख दे रहे हैं हाफ इंटू CV नॉट स्क्वायर। C कितना है, हम मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो K लिख देंगे। हाँ एक बार यहाँ भी देख लीजिए, अगर यहाँ पे कहीं डाइलेक्ट्रिक का नाम आ जाए कि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां एप्सिलॉन नॉट K कर दीजिएगा, बस हमारा कहानी खत्म। हालांकि हमने जो फार्मूला डिराइव किया है यहाँ ये तीनों, इससे हमें याद करना है, और इसमें हमें एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की जरूरत नहीं है। तो यानी कि चाहे डाइलेक्ट्रिक में हो चाहे ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें मतलब है। तो यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे K पहले ही गायब हो गया, एप्सिलॉन नॉट होता तो भी और एप्सिलॉन होता तो भी गायब हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमारा K आ जाता और K हमारा खत्म हो जाता। तो दोनों के लिए ये फार्मूला हमारा काम करेगा, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे ना हो। लेकिन यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मान लिया है, वो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं हुआ तो K को गायब कर देना वहां से, एक हो जाएगा K डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा C की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हमने दिया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और अगर डाइलेक्ट्रिक हो गया तो K से गुणा करा दो, तो कितना हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और 1/2 यहाँ गुणे में था वो हमने लिखा है, और V नॉट इक्वल टू हमने ED पहले ही पढ़ा हुआ था, वो उठा के हमने रख दिया। भैया क्यों ED रखा, क्योंकि हमें जो नीचे AD दिया हुआ है उसको खत्म करना है, तो A तो खत्म हो रहा था, D हमारा खत्म नहीं हो रहा था, तो V की जगह हमने ED रख दिया D को खत्म करने के लिए। अब देखिए A हमारा खत्म हो गया, D यहाँ भी है, D यहाँ भी, तो D का गुणा होगा नीचे, तो D स्क्वायर हो गया, और ऊपर भी D स्क्वायर, तो वो भी खत्म हो गया। तो बचेगा क्या हमारा 1/2 और K एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर, यानी कि एकांक आयतन में इतनी ऊर्जा हमारी होगी। अच्छा ये जो हमने निकाला है पूरा, जो इतना भी हमने प्रोसेस किया, यानी कि एनर्जी जितना स्टोर हुआ या एकांक आयतन में स्टोर हुआ, वो हमने निकाला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र था, यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म भी होगा, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो भी यही फार्मूला लगेगा, हमेशा ये फार्मूला सही है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारा पाया गया कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी ये हमारा सही हो रहा था। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।